नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं क्षेत्रीय और प्रदेशीय राजनीति के आधार के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्षेत्रीयवाद एक बहुआयामी घटना है। इसमें आपको बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा दूंगी। क्षेत्रीयवाद एक बहुआयामी घटना है। इसके विभिन्न आधार हैं। यहाँ हमने क्षेत्रीयवाद के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक आधारों की चर्चा की है। मतलब क्षेत्रीयवाद में ये बताया गया है कि एरियाज के बारे में, इतिहास से रिलेटेड या संस्कृति के बारे में, या आर्थिक स्थिति कैसी थी, और राजनीतिक प्रशासनिक आधारों की इसमें चर्चा करेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं भौगोलिक आधार क्षेत्रीयवाद में। प्राय लोग अपने क्षेत्रीय अस्मिता को विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं से संबद्ध करते हैं। मतलब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि मैं उस क्षेत्र का हूँ, या मैं उस राज्य का हूँ, या मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग ये बताते हैं। तो उसमें यही बात की गई है इसमें कि लोग अपने क्षेत्र अस्मिता को विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं से संबद्ध करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। जो देशी रियासतें थी अलग अलग, उनको एक मिला दिया गया, उनका एकीकरण किया गया, और इन छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर नए बड़े प्रदेश बनाए गए। जैसे छोटे छोटे जो रियासतें होती थी उनको कहीं ना कहीं, जैसे ये रही, तो इनको कहीं ना कहीं मिला दिया जाता था और एक बड़ा प्रदेश बना दिया जाता था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बड़ा प्रदेश बनाया गया। इससे नागरिकों की निष्ठा पुरानी राज्य क्षेत्रीय सीमा और नए राज्य क्षेत्रीय संरचना के बीच में बट गई थी। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि निर्वाचनों में राजाओं की सफलता के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक बना, क्योंकि जब राज्य बन गए थे, जब प्रदेश बन गया था, लेकिन जो राजाओं के जो पुराने क्षेत्रीय जिसमें वो निर्वाचन होकर आते थे, तो जो उनकी पुरानी, तो वहाँ से उनको ज़्यादा वोट मिलता था पुराने निर्वाचन से, पुराने क्षेत्रीय से। तो इस प्रकार इसमें ही बताया गया है कि राजाओं को सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना। विशेषकर ऐसा तब होता था जब वे नए गठित प्रदेशों में अपने पूर्व राज्य क्षेत्र में राजा चुनाव लड़ते थे। परंतु भौगोलिक सीमाओं के महत्व का ज़रूरत से ज़्यादा मूल्यांकन करना गलत होगा। ये सत्य है कि देशी रियासतों की पुरानी भौगोलिक सीमाओं की यादें अभी भी लोगों को विचलित करती रहती हैं, और राजनीतिक नेता ऐसी स्थिति से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुरानी भौगोलिक सीमाएं नए और बड़े राज्य क्षेत्रों की अस्मिताओं में अपना स्थान बना रही हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि में। कहीं न कहीं ये अपनी जगह धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। जो राज्य हैं ये अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं ऐतिहासिक और सामाजिक आधार के बारे में। ऐतिहासिक और सामाजिक आधार के बारे में। ऐतिहासिक और सामाजिक आधार क्षेत्रीयवाद की राजनीति के दृढ़ आधार हैं। मतलब एक मजबूत आधार है क्षेत्रीयवाद राजनीति के लिए। इस श्रेणी में निम्नलिखित विभिन्न घटक न केवल व्यक्तिगत तौर पर बल्कि एक साथ मिलकर भी महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप शॉर्ट में पढ़ाइए, मतलब आप इकट्ठा कर लीजिए, जो भी मेन वो है उसको पढ़ाइए। मैं आपको बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको अगर उनको ये रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं अगर वो कहें कि बुक से, मैं अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे बुक से पढ़ाइए मैम, तो कुछ कहेंगे कि नोट्स बना लीजिए। तो मैं इसलिए बुक से बना रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको ये पता रहे कि मैं बुक्स को लेकर ही चल रही हूँ। इसलिए मैं आपको बुक्स से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगे कि ये चीज़ इस बुक्स में नहीं थी जो आप पढ़ा रही हैं। बुक्स को इसलिए मैं लेकर चल रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं वो ये ना बोलें कि मैम आप अलग कुछ पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बुक्स में समझा रही हूँ। सबसे बढ़िया है कि आप बुक्स समझें, क्योंकि बुक्स इतनी भारी भरकम ये नहीं कि ज्ञान से बिल्कुल परे है। इसमें आपको मैं समझाती हूँ, इसीलिए
ताकि आपको समझ में आए। और बुक से जो ज्ञान मिलता है वो नोट्स से या अन्य चीज़ों से नहीं मिलेगा। आप बना रहे हैं नोट्स, वो अच्छी बात है, लेकिन बुक से पढ़ना बहुत ही, क्योंकि बुक्स में जो चीज़ें लिखी होती है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो रह जाती हैं। स्टोरी की तरह अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मत कि सोचिए कि बुक से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बुक से समझाऊंगी और आपको समझना होगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। पढ़ते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक आधार क्षेत्रीयवाद की राजनीति के मजबूत आधार हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित विभिन्न घटक न केवल व्यक्तिगत तौर पर बल्कि एक साथ मिलकर भी महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास, ऐतिहासिक में हमने पढ़ा, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और सामाजिक में समाज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे भाषा से रिलेटेड हो या पहनावे से, अन्य कोई भी चीज़ हो, मैं आपको समझाती चलूँगी। तो इतिहास से शुरू करते हैं। इतिहास ने सांस्कृतिक परंपरा, लोक साहित्य, पौराणिक और प्रतीकवाद आदि से क्षेत्रीयवाद का समर्थन दिया है। सबसे अधिक प्रभावशाली उदाहरण तमिलनाडु में द्रविड़ कज़गम और द्रविड़ मुनित्र कज़गम और महाराष्ट्र में शिवसेना के हैं। परंतु इतिहास को क्षेत्रीयवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने इतिहास के साथ जुड़कर क्षेत्रीयवाद की उत्पत्ति की है। उदाहरण के लिए द्रविड़ मुनित्र कज़गम ने पहले पृथक प्रदेश की मांग की, परंतु बाद में स्थिति बदलकर संविधान के संघीय ढांचे में स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। इसमें इतना कुछ नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि जो पुराने लोग हैं कभी कभी मांग कर लेते हैं, लेकिन वो मांग कहीं ना कहीं उनके पछतावे के कारण बन सकती है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जो संविधान जो हमारी प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं सही होती है, जो संविधान के द्वारा की जाती है या जो हमारी सरकार जो करती है वो बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा, समूह अस्मिता का शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्षण भाषा है। मतलब अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी समूह या किसी भी देश, किसी भी राज्य में चले जाएंगे, तो आपको मेन चीज़ वहाँ की भाषा से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर आप जानते हैं उस भाषा को तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि मैं इस राज्य में हूँ। या मैं कहीं और गुजरात चले गए तो आप पहचान जाएंगे, गुजराती भाषा समझ जाएंगे अगर आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं समूह अस्मिता का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है या महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो भाषा है, जिससे हम इंसान को पहचान सकते हैं। भाषा लोगों के जीवन में आदान प्रदान, विचारों की संरचना और मूल्यों के ढांचों की अभिव्यक्ति करती है। मतलब विचारों, हम लोगों के विचार को समझ सकते हैं भाषा के आधार पर। उनका कहने का भाव क्या है ये भी हम समझ सकते हैं। इसमें लोगों को संगठित करने एवं उनमें उनसे काम करवाकर उनके सामूहिक जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इस अर्थ में भाषा एकरूपता सकारात्मक आंदोलन को संतुष्ट करती है। जहाँ पे हमें अच्छी चीज़ों के लिए या बुरी चीज़ों के लिए आंदोलन की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाषा के आधार पर हमें एकरूपता एक आंदोलन खड़ा कर लेते हैं। तो कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाषा, जिससे कोई भी कार्य करना हो या करवाना हो तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1920 से ही कांग्रेस ने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि प्रांतीय इकाइयों की राज्य क्षेत्रीय सीमाएं बनाने के लिए भाषा को एक मापदंड के रूप में अपनाना चाहिए। मतलब जो भी हम राज्य या जो भी प्रांत हम बनाएंगे, जो भी सीमाओं को हम निर्धारित करेंगे भाषा के आधार पर। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, कि भाषा के आधार पर ही झारखंड या अन्य जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर भी था, क्योंकि जो लड़ाइयाँ होती थी कहीं ना कहीं अन्य अलग अलग क्षेत्रों के, तो कहीं ना कहीं ये भाषा बहुत ही प्रभावशाली है कहीं ना कहीं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि राज्य क्षेत्रीय सीमाएं बनाने के लिए भाषा को एक मापदंड के रूप में अपनाना चाहिए। 1955 में भाषाई क्षेत्रीयवाद पर आधारित क्षेत्रीय इकाइयों के गठन की मांग की फलस्वरूप राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी।
मतलब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक भाषा एक राज्य की सिद्धांत का राज्य पुनर्गठन आयोग पूरी तरह अनुसरण नहीं कर सका। इस सिद्धांत को भी प्रदेश सीमाओं के निर्धारण की एक पुनर्गठन आयोग पूरी तरह अनुसरण नहीं कर सका। इस सिद्धांत को भी प्रदेश सीमाओं के निर्धारण की एकमात्र कसौटी नहीं माना जा सकता। पहले द्विभाषी प्रदेश गठित किए गए। द्विभाषी मतलब दो भाषाएं की। द्विभाषी प्रदेश गठित किए गए, जैसे कि बम्बई, पंजाब और आसाम इत्यादि। परंतु 1960 में बम्बई, 1966 में पंजाब और 1960 और 70 के दशक में असम को विभाजित करके एक भाषी समरूप राज्य बनाए गए। मतलब एक भाषा का, जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है, और इस तरह एक भाषी स्वरूप राज्य बनाए गए। इससे भारतीय राजनीति में भाषाई क्षेत्रवाद को और अधिक प्रोत्साहन मिला। कहीं न कहीं भाषा, राजनीति में भी भाषा एक महत्वपूर्ण स्थान अपना ग्रहण कर लिया। यदि भाषा और क्षेत्र समानार्थक होते, एक दूसरे के समान होते, समानार्थक होते, तो प्रत्येक भाषाई समूह की राजनीतिक आकांक्षाएं अलग अलग प्रदेश बनने के साथ ही संतुष्ट हो गई होती। लेकिन यह ना तो वास्तविकता है और ना ही पूर्व अनुमानित संभावना। इसका पहला कारण भारत में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाएं हैं। यदि इनमें से केवल महत्वपूर्ण भाषाओं को ही लिया जाए तो प्रदेश के अंदर ही ऐसे बहुत सारे भाषाई अल्पसंख्यक समूह रह जाएंगे जिनकी भाषा को संविधान में राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। इसमें यही बात अगर आपने ध्यान सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई हार्ड हिंदी नहीं दे रखी है, नॉर्मली इसमें हिंदी दे रखी है। इसमें यही बात की गई है कि अगर सारे राज्यों को भाषा के आधार पर ही बंद कर दिया जाता कि ये, जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है, तो पंजाब में भी अन्य लोग रहते हैं जो बहुत तरह की भाषाएं हैं, तो अगर उसके आधार पर बांट दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो कम अल्पसंख्यक, जिनके समूह, जिनकी जो जनसंख्या में कम है, उनकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं वो बहुत पिछड़े रह जाती, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही भाषा का जो लोग भाषा बोलते हैं, कहीं ना कहीं राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इसी पे आधार पर कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समूह है वो रह जाएंगे, भाषा क्योंकि जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती क्योंकि वो संख्या में कम है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा बोलने वाले लोग एक बहुत बड़े राज्य क्षेत्र में फैले हुए हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में उनकी संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है। 30 करोड़ से भी अधिक है 21वीं शताब्दी में। इन हिंदी भाषी लोगों के लिए एक प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। इन्हें 6 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ एक संघ राज्य क्षेत्र जहाँ हिंदी भाषा को महत्वपूर्णता दी गई है। हिंदी भाषी लोगों ने एक अलग प्रदेश बनाने के लिए शायद ही कभी मांग की हो, क्योंकि हिंदी तो अब तो हर जगह चलती है। इसके विपरीत विस्तृत हिंदी भाषाई समूह के अंतर्गत ही भाषाओं और स्थानीय भाषाओं के आधार पर अलग प्रदेश बनाने की मांग उठाई गई है। कभी कभी ऐसी मांगे भी की गई हैं, जैसे कि मैथिली, जैसे बिहार की मैथिली, राजस्थानी अथवा हरियाणवी इत्यादि को संविधान की अनुसूची भाषाओं के रूप में मान्यता दिलवाना। कभी न कभी लोग कहते हैं कि हमारी इस भाषा, क्योंकि जिस जनसंख्या में ज़्यादा लोग होते हैं और जो ज़्यादा भाषा बोलते हैं, एक ही भाषा को ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग सरकार पर दबाव डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इसमें बताया मैथिली, राजस्थानी, कहीं ना कहीं सरकार पर इन्होंने दबाव डाला। क्षेत्रवाद का भाषा के साथ गहरा संबंध है, परंतु इसे भाषावाद के समक्ष नहीं समझा जा सकता। क्षेत्रवाद एक भाषाई प्रदेश में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र की रचना, मतलब अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठी लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। उत्तरी पूर्व भारत के 7 प्रदेश अपने आप को 7 बहनें समझते हैं। जो उत्तरी पूर्व है वो अपने आप को कहीं ना कहीं 7 बहनें समझते हैं। 7 प्रदेश
हैं तो अपने आप को साथ बहनें समझते हैं। इन प्रदेशों ने विकास की समस्याओं के आधार पर सामूहिक संबंध बनाने की कोशिश की और इसके साथ ही क्षेत्र एकात्मकता विकसित करने की भी कोशिश की। इन 7 राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सम्मिलित है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद की एकमात्र जन्मदाता भाषा नहीं है। भारत में क्षेत्रवाद के बहुत से आधारों में से ये एक आधार है। भाषाई क्षेत्रवाद की बहुत सी स्थितियों में एक दूसरे से संबंधित बहुत से कारक समानता साथ साथ पाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जाति के बारे में कि जाति क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जाति क्षेत्र में कहाँ तक भूमिका अपनी निभाती है। तो भाषाई क्षेत्रवाद की जाति के कारक से प्रोत्साहित होने वाला एक महत्वपूर्ण उदाहरण तमिलनाडु में देखा जा सकता है। तमिल क्षेत्रवाद ने गैर ब्राह्मण आंदोलन के फलस्वरूप लाभ उठाया। जो गैर ब्राह्मण आंदोलन के फलस्वरूप जो तमिल हैं उन्होंने लाभ उठाया। तमिल भाषी क्षेत्र की जो तमिल भाषा बोलते हैं, तमिल भाषी क्षेत्र की गैर ब्राह्मण जातियों ब्राह्मणों के विरुद्ध शक्तिशाली संगठित प्रहार कर सकी थी। ब्राह्मण जातियों के लोग अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति में निर्विवाद प्रभुत्व का उपयोग करते थे। मतलब चाहे समाज में हो या राजनीति में हो, उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी खासी थी ब्राह्मण जातियों की। तो अब हम पढ़ते हैं धर्म के बारे में। क्षेत्रवाद में जाति की तरह धर्म महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। धर्म का महत्व केवल उस समय होता है जब धर्म को प्रभुत्व और भाषाई एकरूपता के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि पंजाब में अथवा जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर में धार्मिक रूढ़िवादी और आर्थिक वंचन के मेल मिलाप से धर्म का कारक क्षेत्रवाद में महत्वपूर्ण बन गया है। एक और तमिलनाडु में जातिवाद ने भाषाई क्षेत्रवाद को प्रचलित और मजबूत किया। दूसरी ओर पंजाब में पंजाबी सूबे के गठन की मांग को यद्यपि भाषाई रूप में प्रस्तुत किया गया तो भी इनमें काफ़ी धार्मिक तत्व थे। मतलब कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, पर कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका भी है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरी जगह अपने पूरे देश में ही अपने धर्म को ही फैला दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि संविधान और कानून के आगे धर्म, क्योंकि हमारा जो धर्म निरपेक्ष है, हम कह सकते हैं हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रभाव नहीं है, पर बहुत कम है, पर है, ऐसा नहीं है। प्रस्तुत किया गया इसमें काफ़ी धार्मिक तत्व हैं। मातृभाषा के प्रति लगाव पैदा करने की अपेक्षा व मुख्यतः विस्तृत पैमाने पर बड़े पैमाने पर लोगों की राजनीतिक निष्ठा को उकसाने के लिए उत्तरदायी थे। अतः इस विशिष्ट विषय में सांप्रदायिकता और भाषावाद के मिश्रण को परिभाषित करना मुश्किल है, परंतु कुछ अध्ययन इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि पंजाबी भाषाई प्रदेश की मांग निश्चित रूप से पंजाबी बोलने वाले लोगों की सिख धर्म के प्रति निष्ठा के निश्चित आह्वान से और प्रबल हुई है। कहीं ना कहीं यही बात की गई है कि जो भाषा के आधार पर अगर हम कहते हैं कि हमें ये राज्य चाहिए, या तो कहीं ना कहीं भाषा बहुत ही, अब जैसे पंजाबी लोग हैं, पंजाब है, तो कहीं ना कहीं पंजाबी भाषा बोली जाती है और कहीं ना कहीं धर्म की अलग बात है। पंजाब में सिख धर्म बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि पंजाबी पंजाब में रहते हैं और पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे सिख धर्म, तो कहीं ना कहीं धर्म का एक महत्वपूर्णता आ गई। धर्म कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं, पर कहीं ना कहीं धर्म की अपनी कुछ न कुछ उसकी मौजूदगी है। अब साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ के जैसे वहाँ के लोग अलग वो मिलेगा। जैसे पंजाब में सिख धर्म ज़्यादा प्रबल है, तो वहाँ साउथ में अलग है, गुजरात में अलग है। तो इस प्रकार कह सकते हैं सबका अपना अपना कुछ न कुछ मौजूदगी है। इन 3 कारकों भाषा, जाति और धर्म को ध्यान में रखते हुए
कोई भी ये कह सकता है कि पंजाब और तमिलनाडु में क्षेत्रीयवाद का अध्ययन ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि क्षेत्रीय मांगों के लिए राजनीतिक आंदोलन औपचारिक रूप से भाषा के नाम पर चलाए गए, परंतु वास्तव में उनके पर्याप्त गैर भाषाई मूल आधार भी थे। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म का भी बहुत ज़्यादा वो, और राजनीतिक जो आंदोलन हैं वो कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर भी चलाए गए। और भाषा और धर्म और कहीं ना कहीं जाति ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी राज्य के लिए अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन अब इसी में यही एग्जाम्पल दे रखा था, तो हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक आधार। आर्थिक कारक क्षेत्रीय राजनीति का मूल आधार है। मतलब कह सकते हैं कि जो राजनीति है उसका मूल आधार कह सकते हैं तो आर्थिक कारण ही है। भारत एक विकासशील देश है, मतलब अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, अभी विकासशील देश है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए संसाधनों की मांग, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो संसाधनों की मांग है, संसाधनों की मांग सीमित संसाधनों की तुलना में असीमित अथवा असंतुलित है। मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मांग की जा रही, कहीं पे कुछ है ही नहीं है, तो असंतुलित है और असीमित है। मतलब कोई सीमित नहीं है कि हमें इतनी ही मांग चाहिए। अगर किसी राज्य को या अपने विकास, कोई भी कार्य विकास से संबंधित हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसकी जो संसाधनों की मांग है वो कहीं ना कहीं असीमित है। मतलब एकदम आने दीजिए असंतुलित है, कोई संतुलन नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक नीतियों ने क्षेत्रीय असंतुलनों और व्यापक आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा दिया है, जिसके फलस्वरूप सामान्य जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष पैदा हो गया है। इसे फिर से दोहराया जा सकता है कि बहुभाषाई राज्यों में नए प्रदेशों को बनाने के लिए अधिकतर मांगें मुख्यतः तथाकथित अनुसूचित और असमान विकास लाभों के वितरण और व्यय पर आधारित थी। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन, बिहार और उड़ीसा के मांगों में से झारखंड प्रदेश बनाने की मांग, असम के एक भाग को बोडलैंड प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन। इन उदाहरणों में पृथक प्रदेशों के लिए मांग मुख्यतः इस विश्वास पर आधारित है कि ये क्षेत्र अपने प्रदेशों द्वारा आर्थिक रूप से वंचित रखे गए। तो कह सकते हैं जो विकास इनको मिलना चाहिए था, जो पिछड़े रह गए, जैसे झारखंड, अब देख लीजिए इनका पुनर्गठन किया गया, तो कहीं ना कहीं पिछड़े जो राज्य है जिन पे ध्यान इतना नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये उग्र हो जाते हैं और अलग उसकी मांग कर बैठते हैं। क्योंकि जो विकास बराबर का नहीं होता है कि बराबर का मिले, विकास कहीं ना कहीं किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी राज्य पे ध्यान दे रहे हैं, किसी राज्य पे ध्यान है ही नहीं है वहाँ की सरकार का। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बराबर का लाभ नहीं मिल पाता सभी को। प्रदेशों द्वारा आर्थिक रूप से वंचित रह गए हैं। आर्थिक कारण सामान्यतया क्षेत्रीय राजनीति में प्रमुख महत्व रखते हैं। तो यही कारण है आर्थिक की जो मांग उठती है कि हमें क्या कारण है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अलग अलग पृथक चीज़ों की, अलग अलग राज्यों की मांग की गई, पुनर्गठन किया गया, तो किस आधार पर किया गया, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण हमने पढ़ा। आर्थिक कारण के बाद हम पढ़ते हैं राजनीतिक प्रशासनिक आधार कि प्रशासनिक में जो राजनीति है किस आधार पर है। तो क्षेत्रीयवाद का राजनीतिक प्रशासनिक आधार भी महत्वपूर्ण है, परंतु प्रायः क्षेत्रीयवाद को स्वयं राजनीति जन्म नहीं देती, ये केवल क्षेत्रीयवाद को अभिव्यक्त करती है। राजनीतिकों ने, जो राजनीतिक हैं हमारे, जो राजनीतिकों ने क्षेत्रीय असंतोष और अशांति की स्थिति का लाभ उठाया। जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो क्षेत्र असंतोष और अशांति की स्थिति का लाभ उठाते हैं। जो वंचित रह गए हैं प्रदेश या राज्य, उनका लाभ उठाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत और गुटबंदी को देने वाले आधारों को मजबूत करने के लिए इसे आंदोलन में बदल दिया। आंदोलन करवाए गए, ये सब
यह सब को मालूम है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने तेलंगाना आंदोलन को जन्म दिया। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने तेलंगाना आंदोलन को जन्म दिया। कांग्रेस नेताओं के समर्थन से ही महाराष्ट्र में शिवसेना सक्रिय हुई। तो इसमें देख लीजिए, कांग्रेस नेताओं के समर्थन से ही महाराष्ट्र में शिवसेना सक्रिय हुई, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी शिवसेना। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हीं का समर्थन था महाराष्ट्र में। क्षेत्रीय राजनीति दल जैसे टीडीपी आंध्र प्रदेश, द्वण मुनेम कज़गम तमिलनाडु में, अकाली दल पंजाब में। जैसे अकाली दल पंजाब में एक सरकार चलती है, कांग्रेस की तरफ से है ये भी। तो झारखंड मोर्चा बिहार में बात की जाए तो झारखंड मोर्चा बिहार में है, केवल भावनाओं के आधार पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद भी क्षेत्रीय भावनाओं पर आधारित है। क्षेत्रीयवाद की राजनीति की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीय सत्ता के श्रेष्ठ जनों के द्वारा, मतलब बड़े लोगों जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ जनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्र के साथ किए गए वास्तविक अथवा राजनीतिक भेदभाव के आरोप पर आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, तो क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेशीय और क्षेत्रीय राजनीति के स्वरूप। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि या तो घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं या इससे रिलेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से ही आएंगे। प्रदेश और क्षेत्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में वर्णन कीजिए, या अन्य तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीति ने मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के रूप धारण किए: प्रदेश स्वतंत्रता के लिए मांग, बहुप्रदेश क्षेत्रीयवाद, अंतर प्रदेश क्षेत्रीयवाद, अंतर प्रदेश क्षेत्रीयवाद। अंतर के बारे में डिफरेंस बताया है, अंत के बारे में बताया है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रदेश के बारे में बताया है, और प्रदेश स्वतंत्रता की मांग के बारे में बताया गया है। तो हम इसमें एक एक करके पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे, आपको मैं समझा दूंगी, पढ़ते पढ़ते समझा दूंगी मैं आपको। प्रदेश स्वतंत्रता की मांग के लिए अगर मैं आपको बताऊं, क्षेत्रीय राजनीति का प्रथम और सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण स्वरूप लोगों में कुछ प्रदेशों और क्षेत्रों को भारतीयों संघ से अलग करने की मांग के रूप में था। वे स्वतंत्र प्रभुसत्ता वाले प्रदेश बनाना चाहते थे। ऐसी मांगें स्वतंत्रता के बाद ही शीघ्र उठने लगी थी। जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद ही हमें ये बातें उठने लगी कि हमें अलग प्रदेश दीजिए जो एकदम स्वतंत्र हो, परंतु अब वह विद्यमान नहीं है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है जनमत संग्राम मोर्चा कश्मीर का, पंजाब में अकाली दल, पंजाब में अकाली दल, मिर्जा राष्ट्रीय मोर्चा असम की लुइस पहाड़ियों ने इसका वो किया था, और नागालैंड की समाजवादी सम्मेलन ने असम के नागा पहाड़ी जिले की इत्यादि। तो इसमें अलग उसकी मांग की गई थी। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, अलग राज्य की, अलग प्रदेश की मांग की गई थी कि हमें स्वतंत्र प्रभुसत्ता वाला हमें चाहिए। बहुत से ऐसे दल हैं जिन्होंने अलग अलग उसकी राज्य की मांग की थी, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि अगर सबकी अपनी अलग अलग दे दिया जाएगा तो फिर इससे तो सब बट जाएंगे। बहुप्रदेश क्षेत्रीयवाद के बारे में पढ़ते हैं। बहुप्रदेश क्षेत्रीयवाद के मुद्दे में एक से अधिक प्रदेश शामिल हैं। जब एक से अधिक की बात की जाए तो बहुप्रदेश क्षेत्रीयवाद कहा जा सकता है। एक से अधिक प्रदेश, ये कुछ प्रदेशों की सामूहिक अस्मिता की अभिव्यक्ति है। जब कोई प्रदेश समूह के तौर पर अगर उसको व्यक्त किया जाए, या तब ये अभी कह सकते हैं। आपसी हित के मुद्दों को लेकर दूसरे प्रदेशों के समूह के संदर्भ में कई समूह एकजुट हो जाते हैं। समूह अस्मिता प्राय कुछ विशेष मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जो समूह होते हैं कहीं न कहीं एक मुद्दे को लेकर चलती हैं। इसका किसी भी तरह से यह अभिप्राय नहीं है कि प्रदेशों की अस्मिता पूर्ण तथा स्थायी रूप में समूह की अस्मिता में घुल मिल जाए। कभी कभी के कुछ प्रदेशों के बीच में कंपटीशन, तनाव, संघर्ष
तनाव और संघर्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं। दक्षिण और उत्तर भारत के बीच भाषा और इस्पात उद्योगों के स्थान निर्धारण के मुद्दे को लेकर उत्पन्न कंपटीशन प्रतिद्वंद्वी का उदाहरण इस विषय को और अधिक स्पष्ट करता है। मतलब कह सकते हैं कि साउथ के लोग और उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर तरफ की बात की जाए, साउथ और उत्तर तरफ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके बीच भाषा को लेकर और कहीं ना कहीं इस्पात उद्योग को लेकर कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था। आर्थिक विकास की अधिक सफलता के लिए उत्तर पूर्वी प्रदेशों द्वारा एक समूह बनाना इसका दूसरा उदाहरण है। तो इसमें दूसरा उदाहरण है कि अपने आर्थिक विकास के लिए समूह या दल बना लेना, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके उदाहरण इन्होंने बता दिए हैं। आइए भाषा के मुद्दे पर हम फिर से विचार करें और व्याख्या करें कि भारत में बहुप्रदेश क्षेत्रवाद का स्वरूप क्या है। तो बहुप्रदेश, चलो हम आगे पढ़ते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत कई प्रकार से विभिन्न है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीप, उच्चभूमि, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियों और तटीय मैदानों से दक्षिण भारत बना हुआ है। यदि राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर भारत के साम्राज्य में दक्षिण भारत कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था, कभी भी मिला नहीं था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ऐसा पहली बार किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लिए राजभाषा के विषय को लेकर कि जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी जो पूरे भारत में बोली जा सकने वाली होगी, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में राजभाषा के विषय को लेकर प्रमुख मतभेद उत्पन्न हुआ। संविधान में विचार किया गया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए संघ की राजभाषा बनाया जाए। मतलब मेन अगर केंद्र की तौर पे बात की जाए राजनीति में, तो हिंदी को ये सरकारी कामकाज में, कोई भी सरकारी कार्यालय में हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, मतलब हिंदी वहाँ बोली जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया कि हिंदी को केंद्र और प्रदेशों के बीच और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच संक्रमण के लिए अपनाया जाए, आने जाने के लिए भी अपनाया जाए। भारतीय संघ के प्रदेश विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रदेश की भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए हिंदी सहित एक अथवा अधिक भाषाओं को अपना सकते हैं। मतलब हिंदी भी बोल सकते हैं और भाषाएं भी बोल सकते हैं। विधानमंडलों में अधिकार दिया गया। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संविधान की घोषणा से लेकर 15 वर्ष के अंदर संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों सहित होनी चाहिए, परंतु संसद कानून द्वारा अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने की अवधि बढ़ा सकती है। राजभाषा से संबंधित निर्देश को लागू करने के प्रत्यय ने एकता के स्थान पर अधिक गहरी भाषाई प्रतिनिधि उत्पन्न कर दी। मतलब कहीं ना कहीं एक कंपटीशन हो गया, या कह सकते हैं हिंदी जो है वो मतलब हर राज्य के व्यक्ति को समझ में नहीं आती। उत्तर भारत की बात की जाए तो हिंदी समझ में आती है, पर दक्षिण की बात की जाए तो वहाँ हिंदी नहीं आती। तो अभी देखना इनमें कैसी इसमें इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होंगी भाषा को लेकर। तो दक्षिण प्रदेशों में हिंदी का विरोध प्रबल राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। मतलब अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो राजनीतिक लोगों ने भी हिंदी का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया दक्षिण साउथ के लोगों ने। इन प्रदेशों के अधिकांश लोगों के साथ साथ पूर्वी भारत के गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने भी हिंदी को थोपने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, उन्होंने इसका विरोध किया। लोगों को ये डर था कि उनकी भाषा का स्थान हिंदी के द्वारा ले लिया जाएगा। मतलब हिंदी उनकी अपनी भाषा है, उनके स्थान पर हिंदी आ जाएगी, जिसे वे घटिया भाषा समझते थे। हिंदी को वो घटिया भाषा समझते थे। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने और स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने को उन्होंने इस अर्थ में लिया कि हजारों वर्षों से उनकी समृद्ध भाषा के ऊपर एक अपेक्षाकृत कम विकसित भाषा को थोपा जा रहा है, जो इतनी विकसित नहीं है फिर भी उनके ऊपर ये भाषा थोपी जा रही है। उनका ये विचार था।
1950 के दशक में हिंदी थोपने के विरोध में बहुत से आंदोलन चले। इतने सारे आंदोलन चले 1950 के दशक में। 1956 में तमिल संस्कृति संस्था ने मद्रास में संघीय भाषा सम्मेलन बुलाया, जिसने अपने प्रस्ताव में कहा कि ये बहुत बड़ा अन्याय होगा कि कोई भी अन्य भाषा अंग्रेजी का स्थान ले, जबकि 10 करोड़ की जनसंख्या इस भाषा से पूर्णतः अपरिचित है, मतलब जानती नहीं है हिंदी को। 10 करोड़ की जनसंख्या है जो हिंदी को नहीं जानती। यदि महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया, जैसे श्री राजगोपालाचारी, E.V. रामास्वामी नायकर, P.T. राजन, C.N. अनुदुराई आदि। 8 मार्च 1958 को हुए राष्ट्र सम्मेलन में श्री राजगोपालाचारी ने घोषित किया कि गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि उनका कहना उन्होंने यही बात कही कि जो हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए उतनी ही विदेशी हिंदी है जितनी हिंदी लोग जो बोलते हैं उनके लिए अंग्रेजी है। किसने कहा था? श्री राजगोपालाचारी ने कही थी 8 मार्च 1958 को। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण भारत के लोगों को ये आश्वासन दिया, उनको ये सद्भावना दी, उनको ये बात कही कि उन पर हिंदी को नहीं थोपा जाएगा और अंग्रेजी को सहायक क्षेत्रीय भाषा के रूप में सरकारी उद्देश्य के लिए अब तब तक प्रयोग में लाया जाएगा जब तक लोग इसे चाहेंगे। जब तक चाहेंगे वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका निर्णय हिंदी भाषी लोगों की अपेक्षा गैर हिंदी भाषी लोगों पर छोड़ दिया जाएगा। 1964 के उत्तरार्ध में बहुत सी बातों से हिंदी साम्राज्यवाद का भय दक्षिण भारत के लोगों में फिर से जाग उठा। कब? 1964 में। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हिंदी के थोपे जाने का भय दक्षिण में फिर से पैदा हुआ था। 15 साल की अवधि की समाप्ति पर यह भय अधिक बढ़ गया। यह और डर बढ़ गया क्योंकि अब अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में होना था। दक्षिण के गैर हिंदी भाषी राज्यों का भय 1963 के राजभाषा अधिनियम से भी नहीं खत्म हुआ, जबकि इस अधिनियम ने केंद्र और प्रदेशों में अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग संभव बना दिया था। 26 जनवरी 1965 के गणतंत्र दिवस पर भारतीय संविधान के अधिनियम 343 के अनुसरण में हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया। दक्षिणी प्रदेश ने इसका जोरदार प्रतिरोध किया। दक्षिण के लोगों ने, इस प्रदेशों ने इसका जोरदार प्रतिरोध किया। तृणमूल कज़गम दल ने, एक दल है तृणमूल कज़गम ने 26 जनवरी 1965 का दिन शोक दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया। इस दल ने 26 जनवरी जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो कहीं न कहीं उन लोगों ने 1965 का दिन शोक दिवस के रूप में निर्दिष्ट कर दिया। विद्यार्थी समुदाय ने हिंदी थोपने के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। जो विद्यार्थी स्टूडेंट थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। तृणमूल कज़गम ने इस आंदोलन का पथ प्रदर्शन करके बहुत सम्मान प्राप्त किया। जो तृणमूल कज़गम ने इस आंदोलन का पथ प्रदर्शन करके बहुत सम्मान प्राप्त किया। 2 वर्षों के पश्चात जब चुनाव हुए तो यह दल अपने प्रदेशों में शासक दल के रूप में उभर कर आगे आया। तो आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कज़गम ने यह आग्रह किया कि सभी 14 भाषाएं अपने अपने प्रदेशों में राजभाषा के रूप में अपनाई जाए और अंग्रेजी को प्रदेशों और केंद्र के बीच संपर्क भाषा के रूप में अपनाया जाए, मतलब आने जाने में अंग्रेजी को अपनाया जाए। साम्यवादियों के साथ साथ कामराज ने त्रिभाषा सूत्र का पक्ष लिया। त्रिभाषा मतलब 3 भाषा, अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा का पक्ष लिया। किसने? कामराज ने। 1965 जून में ये घोषणा की गई कि कामराज के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत सरकार की राजभाषा नीति प्रस्ताव ने हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी सरकारी मान्यता दे दी, कि हिंदी को भी दी और अंग्रेजी को भी दी और जो अपनी भाषा थी उसको भी दे दी।
नीति प्रस्ताव में संकेत दिए गए कि हिंदी के विकास के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। अंग्रेजी को एक महत्वपूर्ण समृद्ध भाषा के रूप में जारी रखा जाए। ऊपर वर्णित घटनाएं ये दिखाती हैं कि भाषा एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय बन गई, जिसके इर्द गिर्द बहुप्रदेश क्षेत्रवाद विकसित हुआ। तो कहीं ना कहीं भाषा विवाद का एक वो बन चुकी थी, जो कहीं ना कहीं बहुत लंबे संघर्ष तक चलता रहा। आगे पढ़ते हैं अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद। अंतर प्रदेश क्षेत्रवाद में पढ़ते हैं ये विचार प्रदेश सीमाओं के साथ संबंधित हैं। जो प्रदेश सीमाएं हैं उसके साथ संबंधित है। इसमें एक या अधिक प्रदेशों की अस्मिता एक दूसरे पर छा जाती है। इससे उनके हितों को खतरा भी पैदा हो जाता है। सामान्यतः नदी जल विवादों और दूसरे मुद्दे विशेषताएं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इसमें कह सकते हैं जैसे नदी से रिलेटेड नदी विवाद हो सकता है, और कहीं ना कहीं सीमा विवाद हो सकता है। कर्नाटक के मतलब कोई भी सीमा विवाद, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो उसकी अलग अपनी एक सीमा है महाराष्ट्र की। कर्नाटक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये अंतर प्रदेश की बात की गई है, जिसमें अंतर प्रदेश क्षेत्रीय राजनीति अथवा उप क्षेत्रीयवाद, इस प्रकार का क्षेत्रीयवाद भारतीय संघ के हर प्रदेश की सीमा के अंदर ही होता है। यह एक प्रदेश के किसी मांग की स्व अस्मिता और स्व विकास की भावना में निहित होता है। यह प्रदेश के एक भाग का दूसरे भाग पर वंचन या वह शोषण की धारणा को भी दिखाता है। इस प्रकार क्षेत्रीयवाद भारत के बहुत से भागों में पाया जाता है। इस प्रकार के उपक्षेत्रीयवाद के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पे अपना उसको कम आंकना, कहीं ना कहीं उस पर प्रभुत्व अपना स्थापन करना, कहीं ना कहीं उसको नीचा करना और अपने आप को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखाना, तो कहीं ना कहीं ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्षेत्रीयवाद का महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीति में क्षेत्रीयवाद के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीयवाद का महत्व केवल विघटनकारी शक्ति के रूप में ही नहीं है। क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय एकीकरण का विरोधी नहीं है। दोनों सृजनात्मक साझेदारी के रूप में रह सकते हैं, दोनों ही विकास पक्ष में हैं। क्षेत्रीयवाद क्षेत्र के विकास पर जोर देता है और राष्ट्रीय एकीकरण पूरे राष्ट्र के विकास के लिए जोर देता है। यदि हम क्षेत्रीयवाद और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतिद्वंद्वी दावा का समाधान चाहिए तो देश की राजनीतिक प्रणाली को संघीय और प्रजातांत्रिक ही बना रहना चाहिए। क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय एकात्मकता का विघटन नहीं करता। राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कि राष्ट्रवाद विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय उप राष्ट्रीयताओं पर अपना नियंत्रण रख सके। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीयवाद और राष्ट्रीयवाद के बीच अच्छा मेलजोल होना आवश्यक है। अगर राष्ट्र का क्षेत्र में अच्छा खासा मेलजोल होना चाहिए, जिससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्षेत्रीयवाद संघीयवाद को अधिक सफल बना सकता है। इस तरह से क्षेत्रीय अस्मिताओं की बढ़ोतरी समस्या नहीं बन जा पाएगी। ये स्वाभाविक है कि अपनी वशिष्ठ संस्कृति के प्रति सचेत क्षेत्रीय समुदाय को संघीय सरकार के साथ अधिक समान साझेदारी के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। इससे राष्ट्र में केंद्रित प्रवृत्तियां कम होंगी और सत्ता केंद्र से प्रदेशों की तरफ परिवर्तित हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक होना चाहिए संस्कृति के आधार पर। अगर क्षेत्र अपनी संस्कृति के प्रति ज़्यादा अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसको संघीय जो सरकार है उसके तालमेल से भी अपना तालमेल बिठाना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी समस्या ना हो जो कंपटीशन को बढ़ावा दे एक दूसरे राज्य के प्रति किसी भी रूप में देखा जाए। परंतु भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रीयवाद और उप क्षेत्रीयवाद से बचा नहीं जा सकता। इन दोनों क्षेत्रीयवादों का अस्तित्व न केवल मूल राष्ट्रीय मनोभाव की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है, परंतु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के कारण ये अस्तित्व तर्कपूर्ण पैदा होता है। अंतर संघवाद की अवधारणा के लिए क्षेत्रीयवाद और उप क्षेत्रीयवाद से बढ़कर कुछ भी और मौलिक नहीं है। मतलब इसमें यही बात की गई है कि जो राज्य हैं उनका अपना एक अलग
राज्य केंद्र के ही अंतर्गत होती है। सरकार राज्य में भी और केंद्र में अपने मेलजोल से ही कार्य होता है। तो इसमें ही बताया गया है कि जो संघ की जो अवधारणा है, जो केंद्र है, कहीं ना कहीं वो क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद से दोनों में मेल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक राज्य का प्रभुत्व दूसरे राज्य को कम कर रहा है, उसके जो पड़ोसी राज्य हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 4 बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चंस दिए गए हैं, टिक मार के क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।